बेटी की शादी की उम्र हो गई है, पर आपको इसकी कोई चिंता नहीं। अरे भाग्यवान, मैं तुम्हें बहुत दिन से बताना चाह रहा था। रुपेश जी ने अपने बेटे अमन के लिए तेरा हाथ मांगा है। रेखा जी बोली। रितु बोली, मम्मी उनके घर में कौन कौन रहता है? रुपेश जी, उनकी पत्नी अनीता जी और उनके 2 बेटे, जिसमें से अमन उनका बड़ा बेटा है और उनकी बेटी प्रीति। रितु बोली, संयुक्त परिवार में मुझे शादी नहीं करनी मम्मा। मैं तो ऐसा लड़का चाहती हूँ जो घर परिवार से अलग रहता हो और वही नौकरी करता हो, ताकि मैं उसके साथ जब मन चाहे घूमने जा सकूं। घर में भी मिनी स्कर्ट पहन सकूं, जैसे जहां पहनती हूं। मगर आप तो मुझे सास ससुर के पीछे में उलझाना चाहती हो। आप शायद नहीं जानती, एकाकी जीवन बहुत मज़ेदार होता है। रेखा जी जानती थी रितु अभी नादान है। वे बोली, बेटा तेरे पापा और रुपेश जी पुराने दोस्त हैं। उनके घर में संयुक्त परिवार जरूर है, मगर वे लोग खुले विचार के हैं। तुझे बेटी की तरह प्यार देंगे और तू किसी के लिए ऐसा कैसे बोल सकती है? अगर रितु कल के दिन तेरी भाभी भी यही शर्त रखे तो सोच हमारा क्या होगा। एक माता पिता अपने बेटे की शादी इसलिए नहीं करवाते कि बेटा बहू को लेकर अलग रहे, बल्कि इसलिए करवाते हैं कि बेटा बहू मिलकर उनके बुढ़ापे का सहारा बने। हम भी तो अपने बेटे नीरज से यही उम्मीद करेंगे ना, और यह उम्मीद सही भी तो है। अगर हम बूढ़े अपने बच्चों से आस नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? जिस तरह कल के दिन तेरे सास ससुर तुझ पर और तेरे पति पर आश्रित होंगे, वैसे हम भी तो तेरे भाई भाभी पर आश्रित होंगे। रितु बोली, माँ भाई तो आपका अकेला बेटा है, वह ऐसा कैसे कर सकता है? वह अलग थोड़ी हो सकता है। आप लोग की सेवा करना उसका फर्ज है। वह आपको अकेला छोड़ देगा तो सबसे पहले मुझे ही बहुत दुख होगा। मगर अमन जिनका रिश्ता आप लाए हैं, उसका तो छोटा भाई भी है। अमन के माता पिता उसके साथ रह लेंगे। मैं संयुक्त परिवार की बड़ी बहू बनकर इन सब झमेलों में नहीं पड़ना चाहती। रेखा जी बोली, बेटा आखिर बेटा होता है। रितु, 1 या 2 का सवाल नहीं है। माँ पिता के लिए दोनों बेटे बराबर होते हैं। वह यह थोड़ी सोचते हैं कि हम छोटे बेटे के साथ रहेंगे या बड़े बेटे के साथ। मगर हाँ, अगर दोनों बहुओं में से एक बहू समझदार है, एक बहू समझदार नहीं है, या एक बहू सास ससुर की सेवा करती है, दूसरी नहीं करती, तब माँ बाप को ज़रूर यह फैसला लेना पड़ता है कि उन्हें किस बेटे के साथ रहना है। रितु भी गुस्से में बोली, फिर मुझे नहीं देखनी लड़के की तस्वीर और मुझे नहीं करनी शादी वादी। मैं उसी लड़के से शादी करूंगी जो घर परिवार से अलग रहता हो। रेखा जी ने रितु को समझाने का प्रयास किया, मगर रितु के कान पर जू तक ना रेंगी। वह अपनी मनमानी पूरा करने के लिए सास ससुर के पछड़े में नहीं पड़ना चाहती थी। उसी बीच रितु के भाई नीरज की भी शादी हो गई। नीरज की पत्नी रीना बहुत अच्छी लड़की थी। उसके आते ही परिवार में खुशियां छा गई। रीना भाभी परिवार का खूब अच्छे से ध्यान रखती। रेखा जी रितु से कहती, देख तेरी भाभी भी तो तेरी ही उम्र की है, मगर उसने पूरे परिवार को कैसे अपना लिया, और तू है कि इतना अच्छा रिश्ता सामने राह देख रहा है, लेकिन तुझे सिर्फ लड़के से मतलब है, उसके परिवार से नहीं। इसलिए रिश्ता यूं अटका पड़ा है। कल के दिन अमन की तो दूसरी जगह बात चल जाएगी, मगर हमें इतने जान पहचान वाले लोग शायद दोबारा ना मिल पाए। दीनानाथ जी
भी तहे दिल से चाहते थे कि उनकी बेटी का रिश्ता अमन से पक्का हो जाए, मगर रितु किसी की सुनने को तैयार ही नहीं थी। उसके सर पर तो एक ही भूत सवार था कि वह सास ससुर देवर ननद वाले परिवार में शादी नहीं करेगी। उसे तो ऐसा लड़का चाहिए जो अपने घर से दूर कहीं अलग शहर में नौकरी करता हो, ताकि रितु आज़ादी की जिंदगी बसर कर सके। थोड़े दिनों बाद रितु के पापा दीनानाथ जी आकर बोले, अमन की नौकरी पंजाब में लग गई है, शायद लड़के को हमेशा के लिए पंजाब जाना पड़े। रेखा जी बोली, अरे यह तो अच्छी बात है, अब शायद रितु इस रिश्ते के लिए हाँ कर दे। रितु को जैसे ही पता चला कि लड़का हमेशा अपने परिवार से दूर रहेगा और उसको भी तो वहीं रहना पड़ेगा जहां उसका पति रहेगा, तब रितु बोली, अब मैं लड़के की तस्वीर देखने को तैयार हूँ पापा। रितु ने आज अमन की तस्वीर देखी तो देखती रह गई। लंबा ऊंचा कद, गोरा चिट्टा रंग, अमन देखने में राजकुमार से कम ना था। रितु ने शादी के लिए हाँ कर दी। रेखा जी दीनानाथ जी को मीठा खिलाकर बोली, मुंह मीठा करो, आपकी लड़की को लड़का पसंद है, मगर हाँ एक ही मिठाई खाना है आपको, मीठा खाने की मनाही है, जानते हैं ना आपको शुगर की बीमारी है। दीनानाथ जी बोले, अरे भाग्यवान, आज रितु ने इतनी अच्छी खबर दी है कि मन कर रहा है पूरा मिठाई का डब्बा ही खा लूं। सच अगर यह डायबिटीज़ ना होता तो आज तो सारी मिठाई मुझे ही खा जानी थी। मेरी बेटी का रिश्ता मेरे दोस्त के घर हो जाए, यही ख्वाहिश थी मेरी जो आज रितु ने पूरी कर दी। मैं यह खबर रुपेश को देकर आता हूँ, बोलकर दीनानाथ जी लड्डू से भरा डब्बा लेकर रुपेश जी के घर पहुँचे और सभी को मुंह मीठा करवाया। अमन रितु को पहले एक शादी में देख चुका था, तभी उसने रितु को पसंद कर लिया था। यह बात उसने रितु को अपनी सुहाग रात के दिन बताई। रितु भी सोचने लगी, मैं भी कितनी पागल हूँ, बगल में छोरा और शहर में ढिंढोरा। पापा कब से अमन से शादी करने मेरे पीछे पड़े थे, मगर मैं ही इस शादी के लिए तैयार ना थी। रितु और अमन की पहली रात थी। रितु और अमन एक दूसरे के आगोश में खो गए। रितु दूसरे दिन अमन से बोली, हमें पंजाब कब जाना है? अमन बोला, पंजाब क्यों? रितु बोली, तुम्हारी नई नौकरी पंजाब में लगी है ना? अमन बोला, नहीं तो यह तुमसे किसने कहा? रितु को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अचानक उसे अपने मम्मी पापा पर शक हुआ। वह भागकर अपने कमरे में गई और अपने पापा को फ़ोन लगाकर बोली, पापा आपने मुझसे झूठ बोला था ना? आपने बोला था अमन हमेशा पंजाब रहेगा। पापा आपको शर्म नहीं आई अपनी ही बेटी से ऐसा झूठ बोलते हुए? अपनी ही बेटी को धोखा दिया आपने। दीनानाथ जी पहले कुछ देर चुप रहे, फिर, हाँ बेटा, मैं तुम्हारे सर से अकेले रहकर अपनी मनमानी करने का भूत उतारना चाहता था, मगर मैं तुम्हें खुश भी देखना चाहता था, इसलिए अच्छे लड़के को हाथ से नहीं जाने देना चाहता था। माँ बाप कभी भी बच्चे का बुरा नहीं चाहते। शायद आज तुम मुझे गलत समझो, मगर कल के दिन तुम्हें इस बात का खुद ही एहसास होगा कि मैंने तुम्हारे लिए जो किया वह सही था। रितु को यह सुनकर झटका लगा और उसने फ़ोन काट दिया। उतने में अमन पीछे से आया और बोला, क्या बात है रितु, तुम ऐसे भागी क्यों? रितु बोली, कुछ नहीं, कुछ याद आ गया था तो कमरे में देखने आ गई थी। रितु को अपने माँ बाप पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे लग रहा था जैसे उसके साथ बहुत बड़ा छल हुआ हो। अब उसे अपना ससुराल जेल जैसा प्रतीत
हो रहा था। रितु रसोई में पहुंची तो अनीता जी नाश्ता और चाय बना रही थी। रितु बोली, लाइए मम्मी जी, मैं कर देती हूँ। अनीता जी बोली, अरे नहीं, अभी तो ब्याह कर आई हो, अभी तो हाथ की मेहंदी भी ना उतरी तुम्हारी। तुम्हारे पापा जी ने तुम दोनों के 2 दिन बाद की शिमला की टिकट करवा दी है, जाओ घूम आओ। और हाँ, अमन ने नौकरी से 1 महीने की छुट्टी ली हुई है, इसलिए जल्दी वापस मत आना बेटा। शादी के बाद यही दिन एक लड़की के लिए बहुत खास होते हैं, इन्हें बेकार मत होने देना, खूब मज़े करना। रितु खुश हो गई और जाने की तैयारी में लग गई। रितु ने अपनी पसंद के सारे शर्ट कपड़े ले लिए जो वह पहनने लाई थी। रितु ने सोचा, वैसे भी अब घर में आकर वही साड़ी पहननी होगी, इसलिए जी भर के शिमला में मज़े कर आऊं, वरना बाद में मौका मिले ना मिले और थोड़े दिन के लिए इस ससुराल की जेल से आज़ाद होने का मौका भी मिल जाएगा। रितु अब भी अपने माँ पापा से बात नहीं करती थी। वह इस तरह अपने साथ किए गए छल से दोनों से नाराज़ थी। शिमला में 1 महीने की छुट्टी कैसे बीती पता ही ना चला, बस रोमांस और रोमांस ही था। रितु और अमन वापस आकर अपनी अपनी नौकरी पर लग गए। रितु ने शिमला से आकर जब अपने सारे कपड़े मशीन में धोने डाले तो अनीता जी बोली, बहू तुम ऐसे कपड़े पहनती हो? रितु एक पल तो डर गई, फिर धीरे से बोली, हाँ मम्मी जी, आप फिक्र मत करो, शिमला घूमने गई थी इसलिए वहाँ पहने थे, मगर यहाँ तो साड़ी सूट ही पहनूंगी। अनीता जी बोली, अरे तू भी ना कैसी बातें करती है, जब मेरी बेटी प्रीति घर में उसके हिसाब से कपड़े पहन सकती है तो तू क्यों नहीं? यह सुनकर रितु खुश होकर बोली, सच मम्मी जी, रितु अब अपने हिसाब से उसके मनपसंद कपड़े पहनकर ससुराल में रहती है, कोई रोक टोक तो नहीं है। ऊपर से ऑफिस से जब थकी हारी आती है तो खाना भी बना हुआ मिलता है। भाई जैसा देवर और बहन जैसी ननद के साथ भी खूब जमती थी रितु की। पति अमन भी खूब प्यार करते थे रितु से। रितु को अब धीरे धीरे समझ आ रहा था कि पापा सही कहते थे, आखिर यह उनके दोस्त का घर था, वह यहाँ के लोगों को जानते थे, तभी तो मेरी शादी यहाँ करवाने के लिए इतना बड़ा झूठ बोल गए। अनीता जी और रुपेश जी के साथ आज रितु को 6 महीने बीत गए हैं और उन्हें रितु को अपनी बेटी की तरह प्यार दिया है। रितु जो अब तक दीनानाथ जी से कम बात करती थी, आज फ़ोन कर बोली, पापा आप सच कहते थे, आज आपके झूठ की वजह से मुझे इतना अच्छा परिवार मिला है और इतना अच्छा पति मिला है। मुझे यहाँ संयुक्त परिवार जैसा कभी महसूस नहीं हुआ। देवर ने भी भाई जैसा सम्मान दिया और प्रीति मेरे लिए बहन से बढ़कर है। मैं कितना गलत सोचती थी कि एकाकी रहना ज़्यादा मज़ेदार है। सच तो यह है कि अगर ससुराल अच्छा हो तो बहू भी बेटी बन जाती है। आज दीनानाथ जी के मन से एक झूठ का बोझ उतर चुका था। वह झूठ जो बेटी की भलाई के लिए था, मगर उन्हें डर था कि कहीं बेटी उनसे हमेशा के लिए रूठ ना जाए, जबकि वे जानते थे उन्होंने यह कदम बेटी की भलाई के लिए उठाया था। दोस्तों, आजकल के बच्चे अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीना चाहते हैं और किसी की दखल अंदाजी पसंद नहीं करते, ना ही उन्हें किसी के सलाह मशवरा की ज़रूरत होती है। अगर हम उनकी ज़िंदगी में दखल अंदाजी करने लगे तो वह अपना रास्ता बदल लेते हैं और दूरी बना लेते हैं। हमें आजकल के बच्चों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की सोच रखनी चाहिए, ताकि उन्हें
हर मुसीबत से बचाया जा सके। दोस्तों, कहानी कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी तरह की पारिवारिक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।